हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एमपी कांस्टेबल एग्जाम का एनालिसिस हम लेकर आपके लिए आ चुके हैं। 6 फरवरी फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट दोनों के क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं गाइस। आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट शिफ्ट के 29 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए और सेकंड शिफ्ट के 23 क्वेश्चंस हमें मिले हैं, जो कि आपको हम यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ बताने वाले हैं। और गाइस, आपको बता दें कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार विजिट किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इसके अलावा जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं उन सभी पर हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। जीके की जुगाड़ प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर आई बटन पर आपकी लिंक दे देंगे जीके की जुगाड़ प्लेलिस्ट की, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल अगर आप चाहते हो तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में उसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इन सभी एनालिसिस वाली। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिएगा, वहां से आपको एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी। अब फाइनली स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट की। इन्फॉर्मेशन इसलिए देते हैं क्योंकि जो बच्चे पहली बार आ रहे हैं वो कमेंट करके बार बार पूछते हैं। अब इतना जो है हम देख नहीं पाते कमेंट, क्योंकि बहुत सारे कमेंट मात्रा में आते हैं, काफी ज्यादा रहते हैं, तो उसकी वजह से उनको जवाब नहीं मिल पाता है। इसीलिए हम इस वीडियो में 1 मिनट बता देते हैं, इसलिए थोड़ा सा उनको पता चल पाता है। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, रोपसिंह स्टेडियम में पहला मैच किसके बीच में हुआ था? तो ये मैच हुआ था भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में हुआ था। रोपसिंह स्टेडियम में पहला मैच, पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच ये था। 22 जनवरी 1988 में आयोजित हुआ था रोपसिंह स्टेडियम में। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में खेला गया था। वेस्ट इंडीज ने भारत को 73 रनों से हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। देखिए, मौलाना अबुल कलाम जो आजाद थे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, और ये कहां से नहीं है ये आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन मिले थे, उनमें से आपको बताना था ये कहां से नहीं है। बाकी इनका संबंध 3 जगहों से होगा, जो कि आपको ऑप्शंस में मिले हुए थे। देखिए, जो जन्म हुआ इनका, जन्म स्थल इनका मक्का उस्मानी साम्राज्य, 11 नवंबर 1888 को इनका जन्म हुआ मौलाना अबुल कलाम आजाद का। और इनका मृत्यु निधन हुआ है दिल्ली में, भारत में 22 फरवरी 1958 को माफ कीजिएगा। और आंदोलन से किससे जुड़े हुए थे? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो आंदोलन था ब्रिटिश से मुक्त भारत को कराने के लिए, तो उसी आंदोलन से जुड़े हुए थे। और प्रमुख संगठन की अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान ये थे। इनके बारे में काफी सारी डिटेल हमने मेंशन की है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन सकता है आपका आगामी एग्जाम में। देखिए, ये कवि, लेखक और पत्रकार, इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म कहां पर हुआ था? इनका जन्म मक्का उस्मानी साम्राज्य में हुआ था। ध्यान रखिएगा, स्पेशली आपसे क्वेश्चन बनेगा। इसी तरह 1923 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने थे। ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट ये बने थे, अध्यक्ष बने थे 1923 में। और 1940-45 के बीच कांग्रेस के ये प्रेसिडेंट रहे थे। 1940-45 के बीच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जिस दौरान भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस टाइम पर अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको सही जवाब लगाना है। अगर ये ऑप्शन में मिलेगा तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बंगाल विभाजन कब हुआ? देखिए, सिराजुद्दौला से कल क्वेश्चन बना था। हमने आपको बताया था कि बंगाल विभाजन, प्लासी का युद्ध, बक्सर, चौसा, जितने भी युद्ध है इनसे रिलेटेड जो चीजें हैं वो आप थोड़ी सी देख लीजिएगा उस वाली हिस्ट्री को, और उस टाइम से आपके क्वेश्चन ज्यादातर बनने वाले हैं। तो गाइस, बंगाल विभाजन से फाइनली क्वेश्चन आ चुका है कि बंगाल विभाजन, ये पहले भी एक दिन और पूछा जा चुका है। जुलाई 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। इसी तरह आपका जो है काफी सारी चीजें यहाँ से आगामी पूछी जाने लगी है। और इसी तरह से जितने भी ये चीजें हुई है इसी काल के दौरान में, 1900 के पीरियड में, तो इसको आप एक बार जरूर से उठा के देख लीजिएगा। देखिए, 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। हालांकि 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने इसे वापस ले लिया था, यानी रद्द कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगा खां से कि आगा खां रंगा स्वामी जो ये है, ये किससे संबंधित है? ये नाम दिए थे दो, आगा खां और रंगा स्वामी, ये किससे संबंधित है? तो हॉकी आपका था, हॉकी से संबंधित है। हॉकी के ये कप है, ट्रॉफी है, जो कि आपकी आगा खां ट्रॉफी और रंगा स्वामी ट्रॉफी होती है। आगा का कप हॉकी से जुड़ा हुआ है। और आगा खां कप एक और नाम इसका क्या है? बेटन कप, बेटन कप इसको बोला जाता है। कोलकाता के बेटन कप प्रतियोगिता भारत की सबसे बड़ी हॉकी प्रतियोगिता है। इसी तरह गाइस, आगा खां जो कप है ये हॉकी से संबंधित है। अगर आपको क्वेश्चन में मिले कि आगा खां गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, तो ये आपको फुटबॉल से संबंधित है। आगा खां गोल्ड कप यह बांग्लादेश में खेला जाने वाला एक प्रतियोगिता है, जो कि आगा खां गोल्ड कप फुटबॉल से संबंधित रहेगा। इसी तरह रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है। ये कप 1928 में सबसे पहली बार शुरू किया गया था, और इसे इंटर प्रोविंशियल प्रतियोगिता कहते हैं, इसको रंगास्वामी कप को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, केंद्रीय बजट में मध्य प्रदेश के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? तो इसका आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, सर्च कीजिएगा थोड़ा सा। ये 2021 और 22 के लिए आपको सर्च करना है। बाकी 22-23 के लिए जितनी अभी 2-3 दिन पहले ही आपको बजट पेश किया गया है फरवरी में, तो उस टाइम पर अभी जो किया गया है 1400 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को मिले हैं, मध्य प्रदेश के लिए आवंटित किए गए हैं 2022-23 के लिए। तो 21-22 वाला आप एक बार देख लीजिएगा। थोड़ी सी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, जब जाके वो मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश बजट, मध्य प्रदेश का जो बजट है कितने स्तंभ में उल्लेख इसका किया गया है? इन्हें बजट का जो उल्लेख है कितने स्तंभ में किया गया है? तो 4 स्तंभ में मध्य प्रदेश 2021-22 का जो बजट किया गया था जारी, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बजट, तो उसमें 4 स्तंभों में उल्लेख किया गया था। भौतिक संरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार और सुशासन, 4 स्तंभों में इसको विभाजित किया गया था इस बजट को। इस तरह से भी क्वेश्चन बना है।
देखिए बजट से आपको लग रहा होगा कि डेली क्वेश्चन आ रहे हैं, और डेली क्वेश्चन आ रहे हैं ना गाइस, तो आपको अब जितना भी आपकी एग्जाम आगामी है, अब तो हो गई ठीक है, बट आगामी जितने भी एग्जाम है उनमें आपको एक टॉपिक अच्छे से उठा लेना है जिनसे लगातार क्वेश्चन बने, उसको बिल्कुल घोल के रट के पी जाना है, बिल्कुल कैसे भी करके, क्योंकि क्वेश्चन काफी ज्यादा यहाँ से पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया बाबर से कि बाबर किस किले से संबंधित है, बाबर किस किले से संबंधित है, तो ये चंदेरी का जो किला है इससे संबंध रहा है बाबर का, क्योंकि बाबर ने यहाँ पर आक्रमण किया था। चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जनवरी को 1528 में, ये क्वेश्चन भी बन चुका है। मुगलों और राजपूतों के मध्य में लड़ा गया था, क्वेश्चन आपको बना था। खानवा युद्ध के पश्चात राजपूतों की शक्ति पूरी तरह से नष्ट हुई थी, और इसीलिए बाबर ने चंदेरी का युद्ध शेष राजपूतों के खिलाफ लड़ा था, और इस युद्ध में राजपूतों की सेना का नेतृत्व मेदिनी राय खंगार ने किया था। इस युद्ध में मेदिनी राय खंगार की विजय प्राप्त हुई थी। देखिए यहाँ पर जो चंदेरी में असीरगढ़ का किला है, इसको लेने के लिए बाबर ने जो यहाँ के शासक थे मेदिनी राय, इनसे कहा था कि ये किला जो है आप हमें दे दीजिएगा, इसके बदले हमने जितने भी किले जीत रखे हैं अभी तक उनमें से कोई आप एक ले लीजिएगा, बाकी ये हमें दे दीजिएगा। तो इन्होंने मना कर दिया था। तो मना करने के पश्चात बाबर ने इस किले पर आक्रमण कर दिया, जिसे चंदेरी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये थोड़ी सी चीजें थी, अब डिटेल याद रख लीजिएगा, क्योंकि कथन वाले जो क्वेश्चन है उनमें ये डिटेल आपके लिए काम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद महासागर का मोती किसे कहा जाता है, हिंद का था या फिर हिंद महासागर था। देखिए हमें जिसने बताया वो इतना बताया था कि हिंद का मोती किसे कहा जाता है, बट ऐसा कोई होता ही नहीं, हिंद महासागर होता है, और हिंद महासागर को हिंद का मोती भी हमने एक दो जगह देखा है कि इसको हिंद का मोती भी कहते हैं। बाकी आप बता दीजिएगा, इसको मॉरिशस को बोला जाता है गाइस, हिंद महासागर का मोती। क्लियर है। अब क्वेश्चन यही था या कुछ और था, ये तो एग्जैक्ट पता नहीं है, बट जो भी राइट आंसर है वो हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य मंदिर को किस शासक ने बनवाया था, सूर्य मंदिर को बनवाया था राजा नरसिंह देव प्रथम ने। कोणार्क में स्थित है आपका उड़ीसा में सूर्य मंदिर आपका, और इसे 13वीं सदी में गंगा वंश के राजा थे राजा नरसिंह देव, तो इन्होंने बनवाया था राजा नरसिंह देव प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई खेल से 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, एशियाई खेल की, तो हांगजू चीन इसकी मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक योटाबाइट कितने का होता है या किसके बराबर होता है, तो गाइस एक जो योटाबाइट होता है ये 1024 जेटाबाइट्स के बराबर होता है। अब ये जो थोड़ी सी टेबल है इसको आप याद रख लीजिएगा, केबी किलोबाइट वगैरह, तो इनको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका अभी बना है। लावनी लोकनृत्य किस राज्य का है, तो ये आपका महाराष्ट्र का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो गाइस ये जो जिला है सबसे कम लिंगानुपात वाला ये भिंड जिला है, इससे ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है। अगर सबसे ज्यादा लिंगानुपात की पूछे तो आपका बालाघाट जिला रहेगा। देखिए मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि इन सभी के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, क्योंकि बार बार अगर मैं ये बोलूंगा तो आप इरिटेट होंगे, मुझे पता है, बट हम एक बार बता दें आपको कि जितने भी टॉपिकों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं जीके की जुगाड़ में। अगर कोई टॉपिक आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो उन वीडियो से आप जाकर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आरजीपीवी कहां पर है, तो ये आपका भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन बना है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से किसको कब लागू किया गया था, 1972 में इसको लागू किया गया था। 1895 में मालवा का राजनीतिक केंद्र क्या था, इस तरह से कोई क्वेश्चन बना था। गाइस ये जो क्वेश्चन बना था इसमें थोड़ा सा हमें डाउट था, इसलिए हम थोड़ी सी रिसर्च करी तो हमें पता चला कि क्वेश्चन हो सकता है कि कुछ और हो। हम थोड़ी सी चीजें आपको बताएंगे। लेकिन नीमच जो है ये नीमच जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। क्लियर है। पूर्व में 1822 में यह ग्वालियर रियासत की एक बड़ी ब्रिटिश छावनी थी, कौन सी, नीमच। और 1895 में संयुक्त राजपूताना मालवा राजनीतिक एजेंसी मालवा एजेंसी का मुख्यालय बन गया। 1895 आपसे यहाँ से पूछा गया है। 1895 में संयुक्त राजपूताना मालवा राजनीतिक एजेंसी और मालवा एजेंसी का मुख्यालय, तो हो सकता है क्वेश्चन में यही मिला हो आपको कि मालवा एजेंसी का मुख्यालय 1895 में मालवा एजेंसी का मुख्यालय किसे बनाया गया था। तो अगर ये क्वेश्चन बना था तो आपका नीमच से जवाब रहेगा। इसके अलावा अगर आपसे ये क्वेश्चन बना था कि 1895 में संयुक्त राजपूताना मालवा राजनीतिक एजेंसी और मालवा एजेंसी का मुख्यालय कहां बनाया गया था, तो यह भी आपका नीमच ही रहेगा। तो आई थिंक मेरे हिसाब से यही क्वेश्चन आपसे बना होगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही लग रहा है कि 1895 में मालवा का राजनीतिक केंद्र ऐसे करके क्वेश्चन बन रहा है। तो एजेंसी हो सकता है थोड़ा बहुत याद रखने में दिक्कत हो जाती है, बट क्वेश्चन यही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है ब्रिटिश कैंटोनमेंट को 1932 में भंग कर दिया गया था, ये मुख्यालय बनाया गया, जिसके बाद में ब्रिटिश कैंटोनमेंट को 1932 में भंग कर दिया गया था, और जिसके बाद इसे ब्रिटिश म्यूनिसिपल बोर्ड द्वारा बनाए रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वेस्ट टेकरी। वेस्ट जो टेकरी है ये आपकी उज्जैन में स्थित है, और उज्जैन आप सभी को आई थिंक पता होगा इसके बारे में। वेस्ट टेकरी उज्जैन से 2 बौद्ध स्तूप यहाँ पर स्थित है, उज्जैन में 2 बौद्ध स्तूप, ये जो वेस्ट टेकरी है यहीं पर बने हुए हैं, यहीं पर स्थित है। मक्सी जो रोड है यहाँ पे आई थिंक ये एग्जैक्ट हमें पता तो नहीं, क्योंकि हमने देखे भी नहीं गई कभी, बट पढ़ा है एक दो बार। तो उज्जैन जो टेकरी है उज्जैन वेस्ट टेकरी के नाम से आप ध्यान रखिएगा स्पेशली कि वेस्ट टेकरी, तो उज्जैन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसकी ऊंचाई कितनी है, 100 और व्यास लगभग 350 फीट है। बौद्ध स्तूप मौर्यकाल के पूर्व में है। देखिए ये जो है मौर्यकाल के पूर्व के हैं, ये जो बौद्ध स्तूप यहाँ पर मिले हैं वेस्ट टेकरी में ये, और बौद्ध स्तूपों के समूह को वर्तमान में वेश्य टेकरी के नाम से जाना जाता है। इन बौद्ध स्तूपों को वेश्य टेकरी के नाम से जाना जाता है। सम्राट अशोक की पत्नी वेश्य पुत्री देवी
देवी ने उज्जैन में उक्त बौद्ध स्तूपों जो थे इनका निर्माण करवाया था। तो ये जो बौद्ध स्तूप है इनका निर्माण अगर आपसे पूछा जाए किसने करवाया था, तो अशोक की पत्नी थी, वैश्यपुत्री देवी इनका नाम था। इन्होंने इसका निर्माण करवाया था और इसीलिए वर्तमान में स्तूप समूह को वैश्य टेकरी के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये भी बने कि वैश्य टेकरी का निर्माण किसने करवाया था, तो ये अशोक की पत्नी ने ही करवाया था। सम्राट अशोक के समय इन्हीं स्तूपों को जीर्णोद्धार हुआ था, क्योंकि यहाँ से प्राग मौर्य और मौर्यकालीन दोनों प्रकार की ईंटें मिलती हैं। उत्खनन के दौरान इन स्तूपों में बौद्ध भिक्षुओं के शरीर के अवशेष भी प्राप्त हुए। तो बौद्ध स्तूपों का निर्माण मिट्टी से बनाई गई ईंटों से किया गया था। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा वैश्य टेकरी स्तूपों को संरक्षित घोषित किया गया है। तो ये डिटेल है वैश्य टेकरी के बारे में, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की कुल जीडीपी कितनी है। तो भारत की जो कुल जीडीपी है ये 2.9 ट्रिलियन डॉलर है। वर्तमान समय में भारत की जीडीपी 2.94 लाख करोड़ डॉलर है। अगर हम ऐसे देखें तो 2.9 ट्रिलियन डॉलर, आई थिंक ये ऑप्शन आपको मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंगित वाला। रिंगित कहाँ की मुद्रा है। देखिए लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, किसी दिन आपका राजधानी पूछ ले रहा है, किसी दिन मुद्रा, तो किसी दिन कोई संगठन ले रहा है। तो इसी तरह रिंगित जो मुद्रा है ये मलेशिया की है, ध्यान रखिएगा, मलेशिया की जो मुद्रा है ये है रिंगित। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है मेडिकल काउंसिल से कि मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल कब बनी थी। ये बनी थी 1 अप्रैल 1996 को। अब ये थोड़ा सा आर्टिकल हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये जो स्टेब्लिश हुई थी ये 1/4/1996 यानी 1 अप्रैल 1996 को। अब थोड़ा सा इसको, ये गजट नोटिफिकेशन है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया गया था, उसमें से हमने थोड़ा सी चीजें निकाली है, तो अब थोड़ा ध्यान रखें, इसको एक बार पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपुरा का लोक नृत्य कौन सा है। त्रिपुरा का जो लोक नृत्य है ये है बीजू नृत्य, लेबांग बोमानी नृत्य, गरिया नृत्य, ओजागिरी नृत्य और झूम नृत्य। इनमें से क्या आपको ऑप्शन में मिला था वो आप क्लिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। गाइस नींबू में जो अम्ल पाया जाता है ये सिट्रिक अम्ल होता है। इसी तरह देखिए कुछ लोग बताएंगे कि सर 20 क्वेश्चन आते हैं जीके के, आपने 21 बता दिए, एक और कहां से लेकर आए। देखिए ये जो जीके और साइंस का है ना, ये टोटल 35 के समथिंग का है, और ये किसी दिन ज्यादा कहा जाता है, किसी दिन कम कहा जाता है, तो इसमें आगे पीछे होता रहता है। बाकी उधर मैथ्स रीजनिंग में आगे पीछे हो रहा है, तो इनमें फिक्स नहीं है कि कितने के ही, इतने 20 के ही जीके आने हैं, या फिर ये साइंस भी फिक्स नहीं है कोई। तो इसी तरह से क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं कि कोई ज्यादा कम, बाकी 35 नंबर का आना है ये शायद फिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में, एक दुर्लभ कार्बनिक अम्ल है। नींबू, संतरे और अनेक खट्टे जो फल होते हैं इनमें सिट्रिक अम्ल, इसके अलावा इसके लवण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन बना है कि हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। औसतन 72 बार आपका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है गाइस कि मृदा जो होती है इसको अपरदन रोकने के उपाय आपको कौन कौन से हैं। तो मृदा जो अपरदन है, मृदा अपरदन रोकने के उपाय वृक्षारोपण हो जाएगा। वृक्षारोपण के थ्रू मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। बाढ़ नियंत्रण, चराई, बांध बनाना, सीढ़ीदार खेत बनाना, समोच्च रेखित जुताई, और इसके अलावा कृषि की पट्टीदार विधि अपनाना, ये सभी चीजें होती है, ये कुछ उपाय होते हैं जिसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। आपको ऑप्शन में कौन कौन से मिले थे आप क्लिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है शुष्क बर्फ किससे बनी होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है आपका कि माचिस की तीली में कौन सा पदार्थ होता है। पोटेशियम क्लोराइड होता है। पोटेशियम क्लोराइड ये आपका माचिस की तीली में होता है, ध्यान रखिएगा। अगर माचिस की डिब्बी आपसे पूछा जाए कि माचिस की डिब्बी पर कौन सा पदार्थ होता है, तो रेड फास्फोरस होता है, रेड फास्फोरस। अगला क्वेश्चन बना है कि पैराथार्मोन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। टिटेनी रोग होता है पैराथार्मोन की कमी के कारण। इसी तरह क्लोरीन किसमें पाया जाता है, ये भी आपसे क्वेश्चन बना है। सागर के जल में घुले यानी समुद्र के जल में घुले लवण में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आपका क्लोरीन। इसी तरह एक क्वेश्चन आपसे बना है दो भ्रूण वाली झिल्ली कौन सी। इस तरह से कोई क्वेश्चन बना था, एग्जैक्ट आंसर भी नहीं पता चल पाया है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह गाइस हमें 29 क्वेश्चन मिले थे फर्स्ट शिफ्ट के। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड शिफ्ट की ओर, कितने क्वेश्चन हमें मिले हैं तो हम वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे बना है कि मध्य प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल कितना है। देखिए मध्य प्रदेश में वनों का जो क्षेत्रफल है प्रतिशत में अगर आपसे पूछा जाए 30.72% रहेगा, और अगर क्षेत्रफल आपसे पूछा गया था तो 94,689 वर्ग किलोमीटर रहेगा। आप सभी को बताइए मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, और इसमें से 94,689 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वन पाए जाते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30.72% है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अकबर ने निम्न में से कौन सा किला बनवाया था या कौन सा नहीं बनवाया था, कुछ भी क्वेश्चन हो, ताकि हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको अकबर द्वारा बनवाए गए सभी किले करवा दें। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कौन सा आपको मिला था ऑप्शन में, कौन सा नहीं मिला था। तो देखिए अकबर ने जो बनवाए थे, लाहौर का किला बनवाया था, पंचमहल फतेहपुर सीकरी में बनवाया था, इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में, आगरा का किला उत्तर प्रदेश में बनवाया था, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में, और इलाहाबाद का किला उत्तर प्रदेश में। ये सभी चीजें अकबर के द्वारा बनवाई गई थी, इनको एक बार अच्छे से कवर कर लीजिएगा। थोड़ा इनके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, कब कौन सा बनवाया गया, क्या क्या चीजें हैं, तो आपका यहाँ से क्वेश्चन बना तो कवर हो जाएगा। क्योंकि आपका शाहजहां, अकबर वगैरह इनसे, बाबर वगैरह इनसे लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। एक बार मुगल जो कालीन जो ये साम्राज्य है, इनके बारे में कौन कौन सी चीजों का निर्माण किया गया, कब से कब तक शासन रहा है, किन किन राजाओं ने शासन किया, क्या क्या नए नए कार्य किए गए, ये आप एक बार फिरती नजर में देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा पेशवा बाजीराव की समाधि कहां पर है। तो गाइस पेशवा बाजीराव की जो समाधि है ये रावरखेड़ी खरगोन में है, आप सभी को ये पता है। फाइनली समाधि से यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन आज बना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बना है 1974 में कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। देखिए मध्य प्रदेश का अब नहीं पूछा गया है आज, अब कोलकाता का पूछा गया है कि 1974 में कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। और ये कोई भी याद नहीं रखता है अगर एमपी की एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि ऐसे तो आपके कितने राज्य पूरे भारत में, और ऐसे अगर हर राज्य के याद रखेंगे पूरे क्रम वाइज तो मेरे ख्याल से कोई नहीं रखेगा इतना। तो श्री शंकर प्रसाद मित्रा यहाँ पे आपके 1972 से 1979 तक ये कोलकाता उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस थे। 1974 में कौन थे, तो यही रहेंगे आपके शंकर प्रसाद मित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया गया है कि गेट की स्थापना कब हुई थी। वैसे गेट की स्थापना, ये गेट आपको गलत है, ये आपका GATT ये गेट सही है आपका, क्लियर है। तो गेट की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी आपकी जिनेवा 1948 में, क्लियर है, 1948 में हुई थी। मुख्यालय इसका जिनेवा में, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड इसका फुल फॉर्म होता है, ये आप नोट डाउन एक बार कीजिएगा, क्योंकि अभी MRI का पूछा गया है कि MRI का फुल फॉर्म क्या होता है। इसी तरह ये गेट का भी पूछा जा सकता है, एक दिन आपका WHO का, WTO का, इनका भी पूछा जा चुका है। तो गाइस MRI की अगर हम बात करें कि MRI का पूरा नाम क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसका जो फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और अगर हिंदी में पूछा जाए तो चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब, और मेरे ख्याल से यही आपको मिला होगा जो हिंदी में आपको दिखाई दे रहा है, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है कि शहाबुद्दीन का जो मकबरा है ये कहां पर स्थित है। देखिए शहाबुद्दीन बाबा का जो मकबरा है ये नीमच में है, और इनकी मजार यानी इनका मकबरा है, यहाँ पर एक मेला लगता है शहाबुद्दीन बाबा का उर्स लगता है यहाँ पर। तो इसके बारे में आप सभी को पता है, अगर आपको मेला का पता है तो मकबरा आप आसानी से क्लिक कर सकते हैं। नीमच में ये है शहाबुद्दीन औलिया बाबा का उर्स, मध्य प्रदेश के नीमच में फरवरी माह में मनाया जाता है, और ये 4 दिनों तक चलता है, और इनकी मजार पर ये आयोजित किया जाता है, शहाबुद्दीन की मजार। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है कि ताजमहल कब और किसने बनवाया था। देखिए मुगल कालीन से यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बन रहा है, अभी अकबर से पूछा गया, शाहजहां से रिलेटेड क्वेश्चन बन चुका है। ताजमहल कब और किसने बनवाया था, 1683 में शाहजहां, आपका सही जवाब हो गया, शाहजहां ने बनवाया था। देखिए ये जो ताजमहल है 1683 में पूरा किया गया था, इसका जो निर्माण कार्य शुरू किया गया था 1630 में शुरू किया गया था। करीबन 22 वर्षों का इसमें समय लगा है बनने में। 5वें मुगल शासक थे शाहजहां, इन्होंने अपनी सबसे प्रिय बेगम मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण करवाया था। कहां पर करवाया था, आगरा में। अगला क्वेश्चन है हमारा तानसेन का संबंध कहां से है, तो ग्वालियर से इनका संबंध रहा है तानसेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन का मुख्यालय कहां पर है। ये 3-4 बार क्वेश्चन बन चुका है, कभी स्थापना कभी मुख्यालय, ऐसे करके क्वेश्चन बन रहा है। गाइस इसका जो वर्तमान में मुख्यालय ये इंदौर में है, स्थापना 1946 में की गई थी, उस टाइम पर इसका जबलपुर में था, बट कुछ टाइम बाद इसका इंदौर में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसी तरह क्वेश्चन बना है कि स्नूकर से क्वेश्चन बना था, और ये स्नूकर से बना था तो वो बता रहे थे मध्य प्रदेश से रिलेटेड था वो क्वेश्चन। गाइस मध्य प्रदेश से अगर रिलेटेड वो क्वेश्चन था तो आपका यही करंट का क्वेश्चन बना होगा 2021 का। देखिए 88वीं सेज बिलियर्ड व स्नूकर नेशनल 2021 की जो मेजबानी की है ये सेज यूनिवर्सिटी भोपाल ने की है, ये करंट का क्वेश्चन है, तो हो सकता है यही क्वेश्चन में आपको मिला। अगला क्वेश्चन बना है मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति सबसे ज्यादा कमजोर है। देखिए विशेष पिछड़ी जो जनजाति है, इससे क्वेश्चन ये होगा मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में आती है, इस तरह से कोई क्वेश्चन आपको दे रखा होगा, या फिर कमजोर भी हो सकता है, वो तो हम 100% श्योर नहीं है। देखिए प्रदेश में 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, भारिया, बेगा और सहरिया। इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन में मिला था, तीनों मिले थे, तो उपरोक्त तो सभी आपका सही जवाब रहेगा। थोड़ा सा आप भी अनुमान लगाइएगा कि कौन कौन सा ऑप्शन मिले थे और कौन सा आपका राइट रहेगा। तीनों हमने आपको बता दिए हैं। राज्य शासन द्वारा 11 विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अधिकारियों का गठन किया गया है, जो मंडला, बेहर, बालाघाट, डिंडोरी, पुष्पराजगढ़, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, ग्वालियर, दतिया जिला सहित श्योपुर, भिंड, मुरैना जिला सहित शिवपुरी, गुना, अशोकनगर जिला सहित जिला, इसी तरह तामिया जिला जो विकास खंड है ये इसमें शामिल है। तो ये 11 विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरणों का गठन मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किया है। इन अभिकरणों के में चिन्हांकित किए गए 2314 ग्रामों में विशेष पिछड़ी जनजाति के 5.51 लाख व्यक्ति निवास करते हैं। तो ये आप डेटा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है। एक क्वेश्चन आपसे बनाया गया इसकी थानला जो कुआं है, थानला का कुआं ये किस काल में बनाया गया था, ये हमें तो यही नहीं पता है कि थानला का कुआं कहां पर है, और पहले इसका नाम भी नहीं सुना। आपने अगर सुना है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, बाकी इसका राइट आंसर भी हमें पता नहीं चला। हम थोड़ा सा रिसर्च किया इसके बारे में, बट इससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड ही नहीं सर्च हो रहे थे, तो आप थोड़ा सा अगर पता है तो कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ये एग्जैक्ट आंसर भी ये हो सकता है क्वेश्चन भी थोड़ा सा गलत हो, तो क्वेश्चन अगर सही नहीं है तो उसका भी आप हमें बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन बनाया कि फूलदेही उत्सव किस राज्य में मनाया गया है। देखिए 2021 में जितने भी उत्सव आपके मनाए गए हैं उन वीडियोस को हम हमारे नए चैनल एग्जाम टाउन पर करवा चुके हैं, आप वहां से कवर कर सकते हैं। उत्सव वाली, फेस्टिवल वाली हमने कुछ टाइम पहले वो वीडियो दी थी, बट वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन बन रहे हैं, उनको आप एक बार देख लीजिएगा। फूलदेही उत्सव 2021 में उत्तराखंड में मनाया गया। इसे उत्तराखंड के फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है और एक शुभ लोक उत्सव है जो राज्य में वसंत ऋतु का स्वागत करता है। चैत्र के पहले दिन मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है कि 2011 की जनगणना में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है मध्य प्रदेश की, 20.35% आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन बना है किशोर कुमार से, किशोर कुमार ने कितने पुरस्कार जीते हैं। किशोर कुमार ने 8 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, 8 फिल्म फेयर अवार्ड,
फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए इन्होंने अवार्ड जीते हैं। अब कौन कौन से साल में जीते हैं? 1970 में जीते हैं। और ये इनकी फिल्म है, ये इनका जो है चीजें हैं वो आप थोड़ा सा लिस्ट देख लीजिएगा, हमने पूरी डाल दी है यहाँ पर। 1970, 1976, 1979, 81, 83, 84, 85 और 86 ये इन्होंने 8 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे। तो इनकी लिस्ट हमने आपको दे दी है। इसके अलावा 4 बंगाल फिल्म जर्नलिज्म एसोसिएशन बेस्ट मेल प्लेबैक अवार्ड इन्होंने जीता है। ये कब कब जीते? 4 बंगाल वाले 1971, 72, 73, 75 में। इनका भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। अब देखिए इन्होंने जो क्वेश्चन बताया था वो था किशोर कुमार ने कितने पुरस्कार जीते। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि फिल्म फेयर का पूछा था, बंगाल का पूछा था या फिर लता मंगेशकर का पूछा था। तो वैसे लता मंगेशकर जो अवार्ड मिला था इनको 1985-86 में मिला था। अभी आपने सभी ने आई थिंक सुन ली होगी लता मंगेशकर जी वाली न्यूज। तो बाकी आप सब थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, हो सकता है उनसे अगले दिन क्वेश्चन निकाल दे, तो आप उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, लता मंगेशकर जी के बारे में क्या क्या चीजें रही और उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री आप बता लीजिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका साइंस का कि जल जनित बीमारी कौन सी है? जल जनित बीमारी जो है, जल जनित रोग जो है इनमें दस्त, पैचिस, पोलिया और मेनिनजाइटिस होता है। ये सभी शामिल है आपके जल जनित बीमारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है किसका परमाणु क्रमांक 56 होता है? तो परमाणु क्रमांक 56 बेरियम एस समूह तत्व से संबंधित होता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन बना है डिप्थेरिया बीमारी किससे होती है? तो कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया से डिप्थेरिया बीमारी होती है। डिप्थेरिया एक संक्रामक रोग है। यह कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है, जो मुख्यतः गले और वायु ऊपरी वायु मार्ग जो होता है इसको संक्रमित करता है। टॉक्सिन एवं अन्य जो अंग होते हैं इसको भी प्रभावित करता है। अन्य प्रकार का जो डिप्थेरिया होता है ये गले कभी कभी टॉक्सिन को भी प्रभावित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है गाइस कि निम्न में से किससे भूमि प्रदूषण नहीं होता है? इस तरह से कोई क्वेश्चन बना था, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा उसको। एक पूछा गया है रेयन, रेयन किससे बनते हैं? तो रेयन जो होता है ये शुद्ध सेलुलोज से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है जिसका प्रतीक ग्रीक अक्षर ओमेगा होता है। ओम का नाम जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर रखा गया और ये एक जर्मन भौतिक विज्ञानी थे। इन्होंने वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध के बीच संबंधों का अध्ययन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है आपका कि पुरुषों में वोकल कार्ड की लंबाई कितनी होती है? क्या क्वेश्चन था ये समझ में नहीं आया है। इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछा गया था, वोकल कार्ड मोकल कार्ड क्या होता है। तो आप एक बार इनको देख लीजिएगा क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन था। जिन लोगों का एग्जाम था वो आप हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि क्या क्या क्वेश्चन थे, कौन कौन से गलत क्वेश्चन हमने बताए, ताकि बच्चों को पता चले एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, और उनका आंसर आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा जो वहां पर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्लियर है। तो यहाँ पर गाइस 23 क्वेश्चन हमें मिले थे सेकंड शिफ्ट के, जो भी हमने आपके साथ साझा कर दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिले तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है, इसमें ये पीडीएफ डाल देंगे, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी सपोर्ट मिले और हमें भी सपोर्ट एंड मोटिवेशन मिले, ताकि आपके लिए रोज नई नई वीडियो लेके आने की कोशिश करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम हमारे एक नए स्टडी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।